भाई और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो में लेकर आए सो टाइटल है जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया डिड आर्यन इन्वेजन रियली हैपेंड, डॉक्टर नीरज राय ऑन टीआरएस हिंदी एपिसोड 201। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आज का बहुत ज़्यादा मज़ेदार पॉडकास्ट हर भारतवासी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ जितना हो सके इस पॉडकास्ट से सीखिए, क्योंकि आज के गेस्ट है भारत के एक बहुत ही महान साइंटिस्ट जो इंटरनेशनल स्टेज पर भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। इनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी एक्सपर्ट है और आर्कियोजेनेटिक्स के भी एक्सपर्ट है। आपको खुद की ज़िंदगी के बारे में, खुद के खाने पीने के बारे में, खुद के भविष्य के बारे में, खुद के बच्चों के बारे में, खुद के पोते पोतियों के बारे में आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनसे बात करके। आई एम 100% श्योर आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये एक कॉमेडी ओरिएंटेड पॉडकास्ट भी है, साइंस ओरिएंटेड पॉडकास्ट भी है। डॉक्टर नीरज राय लौट कर आएंगे। ये है हमारा पार्ट 1 ऑफ अ 2 पार्ट स्पेशल। एंजॉय कीजिए और सीखिए टीआरएस के साथ। म्यूजिक ओके। डॉक्टर नीरज राय सर, भारत को आपका इंतजार था। कैसे हो सर? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और मुझे भी इंतज़ार था इस शो में आने का। ओके। पता है आजकल लोग फिल्म वाले पॉडकास्ट बहुत कम देख रहे हैं और आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स के पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। व्यूज़ भर भर के आते हैं पर सिर्फ इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट पर। क्या आप अवेयर हो इस चीज़ को लेकर? हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक पॉडकास्ट को भी लोग देखें और पिछले 2-3 सालों से काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों में और मेरे पास भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ईमेल्स आते हैं और लोगों को जानने में उत्सुकता होती है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आई थिंक इन फ्यूचर काफ़ी लोग इसमें जो है इन्वॉल्व होंगे और इस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। सर आपके सब्जेक्ट में आप एक वर्ल्ड लीडर हो, ना कि सिर्फ भारत के एक लीडर। आर्कियोजेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर इसके थ्रू भारत के इतिहास को ज़्यादा समझना। ये जो सेंटेंस मैंने अभी कही ये हिंदी में समझा दीजिए कि मेरा मतलब क्या है, इन सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है और इससे हमें भारत के असली इतिहास के बारे में क्या पता हमारे जैसे लोगों के लिए। देखिए, हमारा इतिहास काफ़ी पुराना है। ये जो है एक एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री का बात नहीं है। हम पिछले यहाँ पे 80,000 ईयर से रह रहे हैं यहाँ पे। 80,000 साल से इंडिया में रह रहे हैं हमारे एंसेस्टर्स, और जिसकी की काफ़ी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं एंड जियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। जियोलॉजिकल मतलब? जियोलॉजिकल मीन्स टूल्स एंड जो रॉक आर्ट्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं एंड जो जहाँ ह्यूमन रहते हैं वहाँ पे उनके ट्रेसेस भी हमें मिलते हैं इन फॉर्म्स ऑफ फॉसिल्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। जी। जेनेटिकली भी हमने देखा कि 80,000 ईयर से साउथ एशिया में ह्यूमंस हैं और वन ऑफ द अर्लीस्ट माइग्रेशन अफ्रीका से जो हुआ वो साउथ एशिया में हुआ। तो इंडिया में जो ह्यूमैनिटी है ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो हमारी डाइवर्सिटी है वो भी ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड है, ओल्डेस्ट इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो हमारे अंदर जितनी भी भिन्नताएँ हैं वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं। भिन्नताएं मतलब? तो इनकी हिस्ट्री को पता करने के लिए हमें ना तो हमारे पास कोई लिटरेरी एविडेंसेज होते हैं, ना तो हमारे पास कोई ओरल हिस्ट्रीज होती हैं, तो हमें साइंटिफिकली जाना होता है। मतलब लिखी हुई चीज़ें नहीं होती और बोली हुई चीज़ें भी नहीं बोली हुई चीज़ें भी नहीं होती हैं। तो फिर क्या करना होता है? हाँ, तो हम इसको साइंटिफिकली इस चीज़ों को जो है हम तथ्यों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, जो ह्यूमन द्वारा बनाई हुई चीज़ें होती हैं या जो उनके द्वारा जो उनके इम्प्रिंट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, उसको बोलते हैं जहाँ पे उनका सेटलमेंट होता है। ठीक है, उन चीज़ों को हम जो है साइंटिफिकली एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका लाइफ स्टाइल और उनका जो रहने का तरीका क्या रहा होगा और कितने वो एडवांस रहे होंगे। ठीक है, तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और जो हमारा टूल है उसके लिए हम यूज करते हैं आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स लाइक ह्यूमन बोन रिमेन्स, पॉटरीज एंड आर्टिफैक्ट्स। उनका साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए एनालिसिस। अगर हमारे पास 6,000 ईयर ओल्ड बोन रिमेन्स मिलते हैं, हमें जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन लोग थे, वो क्या खाते रहे होंगे, किस तरह का पानी पिया,
रेन वाटर हार्वेस्ट किया या ग्राउंड वाटर को डिग करके पानी पिया। क्या हमारे जैसे ही दिखते थे वगैरह? हाँ, क्या हमारे जैसी मॉर्फोलॉजी थी, क्या हमसे स्ट्रांग थे, उनकी जो हाइट क्या थी, और उनकी जो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी थी या जो जेनेटिक जो लीनिएज है वो आज के कॉन्टेक्स्ट में किस पॉपुलेशन के सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उससे हमें जानने में मदद मिलती है। अगर आप जाओगे 10 ईयर्स पहले तक तो इंडिया में इस तरह का काम कोई नहीं करता था। हम पूरी तरह से निर्भर थे यूरोपियन स्कॉलर्स के ऊपर, बट आज के डेट में हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट की फंडिंग्स हैं, सपोर्ट्स हैं, उसकी मदद से हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स जस्ट बिगनिंग। आम आदमी को इन चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत क्यों है? हर एक इंसान को इंटरेस्ट होता है अपने पास्ट को जानने में। आपको भी होगा, मुझे लगता है कि हर किसी को ये उत्सुकता होती है कि हमारे पूर्वज कौन रहे होंगे, हम कहाँ से आए हैं। क्योंकि समाज में बहुत सारे मिथ होते हैं कि हमारे पूर्वज ईरान से आए, हमारे पूर्वज यहाँ से आए, हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, ठीक है, हमारे पूर्वज दलित थे। बहुत सारी मिथ होती हैं, बहुत सारे जो है गलतफहमियाँ होती हैं जो समाज में फैली होती हैं। उसको अगर हम एक सही दिशा दें और उसको अगर साइंटिफिकली हम उस तथ्यों को प्रूव करें तो इससे एक समाज का भला भी होगा और लोगों को भी एक उत्सुकता आएगी कि हम कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे। तो मुझे लगता है कि इतिहास को जानने की उत्सुकता सबके अंदर होती है। ओके, आपके अंदर एक छोटा बच्चा भी है जो इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। हाँ, मैं राइट? बिल्कुल। तो वो छोटा बच्चा किस चीज़ को एंजॉय कर रहा है? हम ये कोशिश करते हैं, हम जो है जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस होते हैं उसको हम लैब में बैठ के उसको करते हैं वैलिडेट। जैसे कि हमने पढ़ा, बचपन से पढ़ा, पिछले 10 साल तक हमारा ये मानना था कि आर्यन बाहर से आए, मैं ब्राह्मण हूँ। हमारे पूर्वज बोलते थे कि आप बाहर से, हमारे पूर्वज बाहर से आए हैं, एंड उसको ग्लोरीफाई करते थे कि हम लोग बाहर से आए हैं, सेंट्रल एशिया से, यूरोपियन है, हम यूरोपियन हैं। तो हमने उसको अपने लेबोरेटरी में टेस्ट किया, हमने किया, वैलिडेशन किया, हमने देखा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो तो वही हैं, दलित ही हैं, जेनेटिकली दलित हैं वो तो, क्योंकि जो कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो एक नई जो फाइंडिंग्स आती हैं उसको मैं एंजॉय करता हूँ। मैं अपने ग्रैंडफादर को बोला कि दादाजी आपका डीएनए और मेरा डीएनए जो आसपास के जो दलित हैं उससे बिल्कुल ही मैच करता है। वो मेरे पर गुस्सा हुए काफ़ी, पर मैं अपने फादर को कन्विंस करने में जो है सफल रहा। वो भी इस बात को मानने लगे हैं। नॉट फॉर ओनली फादर, मेरे गाँव के जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं सब इस बात को मानने लगे हैं कि कोई जेनेटिकली या डीएनए वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस क्रिएट कराया गया समाज के कुछ चालाक लोगों ने, जो है जो तोड़ने की जिनकी साजिश थी, उन्होंने जो है, अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ के पहले भी लोग, बहुत लोग थे, तो उन्होंने ये सब जो मिथ फैलाया जिसको मैं तोड़ने का काम कर रहा हूँ। ओके, मैं एग्जैक्टली समझ गया आप क्या कह रहे हो। बहुत लोग हैं जो हिंदी में ये आर्यन इन्वेजन थियरी नहीं जानते, द्राविडियन शब्द नहीं जानते, और शायद जो आपने कहा ब्राह्मण, दलित, कास्ट सिस्टम के बारे में उसके भी डिटेल्स नहीं जानते। तो वैसे मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूँ, एलियंस के बारे में, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में, पर इससे शुरुआत करते हैं क्योंकि ये इंटरनेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है और बहुत सारे लोग आए हैं पॉडकास्ट पर, अलग अलग राय दी है। पर अब मैं डॉक्टर नीरज राय से पूछूंगा आपकी राय क्या है सर? इस पूरे टॉपिक को ब्रेक डाउन कर दीजिए क्योंकि आपके पास वो राइट है, आप इस सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो एक साइंटिफिक तरीके से। बताइए आपको ये वाली कहानी कहाँ से शुरू करनी है? आर्यन इन्वेजन थियरी से शुरू करनी, फिर उसके बाद साइंस समझाइए। ठीक है। आर्यन इन्वेजन थियरी एक कोई थियरी नहीं है जी, एक कुछ लोगों का एक ओपिनियन है, बहुत ही लिमिटेड लोगों का, जो इन्होंने प्रपोज किया कि आर्यंस आए, क्योंकि वो कंफ्यूज थे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो कि कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, एंड वही लैंग्वेज शेयर होती है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में जी। तो एक तो वो था एविडेंस उसके पास। दूसरा ये था कि कुछ लोग जो दिखते हैं गोरे और इंटेलेक्चुअल जो स्कॉलर्स होते हैं, और उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में, उन्हीं टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, डार्क होता है, एंड वो सोशली स्ट्रेटिफाइड होते हैं, वो दूसरे तरह के कामों को करते हैं। तो इन सबको एक एविडेंस बना करके उन्होंने बोला कि आर्यन इन्वेजन हुआ अराउंड 4000 ईयर्स अगो। ठीक है, कहा कि भारत में हाँ, इतिहास से पहले हाँ लोग यूरोप से आए यहाँ, बिल्कुल, और यहाँ बेसिकली हम सब आदिवासी हुए करते थे और हमें इन लोगों ने सब कुछ सिखाया, बिल्कुल, कि ऐसे खेती करते हैं, लिखते ऐसे वगैरह, टेक्नोलॉजी ये होती है। बिल्कुल। एक तरह से जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म हो रहा था पिछले 500 सालों से, जहाँ यूरोपियन देश दूसरे देशों को टेक ओवर कर रहे थे, ये उनकी एक छोटी सी साजिश थी
ताकि हम खुद के बारे में कम सोचें कि यार नहीं इन लोगों से ही सब कुछ सीखा है। बिल्कुल। आप सहमत हो? हाँ, ये छोटी नहीं बड़ी साजिश थी और एक काफ़ी साजिश कामयाब भी रही। पिछले 300 सालों से साजिश में वो लोग कामयाब रहे और अभी भी लोग मानते हैं कि आर्यन इन्वेजन हुआ है। अभी बहुत सारे समाज का बहुत सारे वर्ग ऐसा है जो हमारी साइंटिफिक फाइंडिंग्स को नहीं मानता है। हमने इस तथ्य को डिसप्रूव किया। वन ऑफ द बेस्ट जर्नल इंडियन मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा जर्नल है उसमें पब्लिश किया इस फाइंडिंग को। और आज के डेट में जितने भी यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, अमेरिकन स्कॉलर्स, वो इस बात को मान चुके हैं कि कोई भी आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ है। बट इंडिया में भी बहुत लोग ऐसे अभी हैं जो इस बात को नहीं मान रहे हैं, इंटेंसली नहीं मानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं हुआ था इस इन्वेजन। बट हमारे पास फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, डेटा है। कैसे प्रूव किया ये? हमने 4500 ईयर ओल्ड सैंपल्स लिए, 4000 पुराने सैंपल्स लिए और हमने पूरे के पूरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार, कश्मीर के भी सैंपल लिए। हमारे पास सैंपल्स पाकिस्तान के भी हैं और हमने उनका डीएनए सीक्वेंसिंग किया और डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के सैंपल्स भी हमारे पास हैं। और हमने देखा कि पूरे के पूरे साउथ एशिया इंक्लूडिंग श्रीलंका ऑल्सो, नेपाल, इनकी जो जेनेटिक एंसेस्ट्री एक है। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि यूरोप से आए हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेप एंसेस्ट्री, वो हम के सारे के अंदर है वो। बट उसकी जो इंट्रोग्रेशन टाइम है वो काफ़ी पुराना नहीं है, वो 3rd, 4th, 5th सेंचुरी BC के आसपास जो है मिलता है, जब सिकंदर आए थे। हाँ, उस टाइम पे है। और वो इन फ्लो माइग्रेशंस तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। कोई लैंड बैरियर था नहीं हमारे पास और लोग माइग्रेट करते थे। फॉर एग्जांपल पारसीज 7th-8th सेंचुरी AD में आए। हमने पारसियों के भी काफ़ी सारे सैंपल्स का काम किए, काफ़ी पब्लिकेशन में हमने किया उनके ऊपर। हमने देखा 7th सेंचुरी में AD में आए वो, और वो पारसी भी यहाँ पे आने के बाद मिक्स हुए लोकल गुजराती लोगों के साथ। कोई गुजराती छोरी अच्छी लगी हाँ, पारसी अंकल को, हाँ, बच्चे पैदा कर लिए। Exactly। मतलब पारसी नहीं, वो लोग एक भी story थोड़े भी से तो है देसी ना। हैं हाँ। और देसी लोग भी थोड़े से राजा वाली। फिरंगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो हमने जेनेटिकली इतना शादी की बताया कि बात अराउंड कह रहे 200 के आसपास वो लोग आए। 7th सेंचुरी AD में संजान एक जगह थी गुजरात में, वहाँ पर लैंड किया उन्होंने जी। और वहाँ से वो डिफरेंट डायरेक्शंस में माइग्रेट किए और मोस्टली 80 to 90% वो मेल थे, 10% 20% के आसपास फीमेल थे। हैं? हाँ। पारसीज क्यों? पर क्योंकि वहाँ पे जब धर्म परिवर्तन पहले मेरा ख्याल- इस्लामिक इन्वेजन्स हाँ, हो रहे थे देखा। ईरान में, तो जोरोस्ट्रियंस रिलीजन एक खतरे में आ गई और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किया। ओके। तो उस समय इंडिया एक बहुत ही सेफ लैंड था। उसके पहले ज्यूस भी आए, ज्यू भी इंडिया में आए, केरला में, और वहाँ पे आए, वहाँ के लोगों के साथ मिक्स हुए लोग। तो आज के डेट में अगर आप देखोगे ज्यू, तो वो बिल्कुल ही इंडियनाइज्ड हो चुके हैं जेनेटिकली। उनके अंदर ज्यू का कोई कंपोनेंट बहुत कम बचा है। वैसे पारसी हैं, पारसी भी आए यहाँ पे 2 से 3 जनरेशन तक मिक्स हुए। उसके बाद से उन्होंने अपना एंडोगेमिक प्रैक्टिस स्टार्ट किया, ठीक है। बट अभी भी जो इंडियन पारसी हैं वो ईरानियन पारसी के कंपेयर में ज़्यादा उनकी जो एंसेस्ट्री है वो इंटैक्ट है। आप अगर ईरान के जो पारसी हैं उनकी जो एंसेस्ट्री आप देखोगे वो काफ़ी डाइल्यूट हो चुकी है अरब के साथ, बट इंडियन पारसी वो ज़्यादा इंटैक्ट है जो, तो जेनेटिकली हमने इसको प्रूव किया। तो इस तरह से एक माइग्रेशन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि 3rd, 4th सेंचुरी BC में काफ़ी स्ट्रांग थी। बहुत ही डिफरेंट वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुए। उनकी वजह से बहुत सारे सेंट्रल एशियंस, यूरोपियंस कंपोनेंट्स इंडिया में आए। और वो जो मिक्सिंग हुई है नॉट एक सिंगल इवेंट में नहीं हुई है, वो 300 to 400 ईयर्स टाइम के ड्यूरेशन में हुई है। मतलब कि आप 20 से 25 जनरेशन तक लोग आए और मिक्स हुए। मतलब धीमे धीमे से लोग आते धीमे हैं। मिक्स। और अगर कोई आ रहा है, कोई एक सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स आ रहे हैं अपने घोड़ों के साथ यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, तो अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे ना, अपने आर्ट्स को लेके आएंगे, हाँ। अपने आर्टिफैक्ट्स लेके आएंगे, पॉटरी बनाने की जो नॉलेज होगी उसको लेके आएंगे। बट हमें कुछ तरह के कुछ भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते हैं। सिर्फ लोग बोलते हैं कि वो आए, लैंग्वेज लेके आए और नॉलेज लेके आए और यहाँ के लोगों को सिविलाइज किया। बट उसके पहले के जो सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो, राख की गढ़ी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, आप वहाँ पर जाकर देखिए टेक्नोलॉजी, वहाँ पे पॉटरी बनाने की टेक्नोलॉजीज़, बीड बनाने की टेक्नोलॉजीज़, सिटी की जो प्लानिंग थी, वो सब इंडिजिनस लोग थे। और जो उनकी एंसेस्ट्री, जो हड़प्पन एंसेस्ट्री है, आज की डेट में पूरे इंडियंस में है। मैंने अपना एस्टिमेट किया है, मेरे अंदर 45% एंसेस्ट्री हड़प्पन एंसेस्ट्री। वाह। मतलब हमने इंडिया की यार, कोई भी ऐसी interest पॉपुलेशन पैदा नहीं हो रहा है देखी बहुत। जिसमें कि हड़प्पन एंसेस्ट्री ना हो। तो दे आर डिसेंडेंट ऑफ हड़प्पन्स, सबके अंदर वो एंसेस्ट्री है। ओके।
मुझे और बात करनी है आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में। अगर आप अब किसी फिरंगी से बात करोगे ना, वो बहुत स्वीट होते हैं जेन्युइनली। कुछ कुछ रेसिस्ट होते हैं कुछ कुछ देशों में, पर हर जगह अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं। मोस्टली जो फिरंग होते हैं अच्छे होते हैं, जितने मैं मिला हूँ एटलीस्ट वो लोग ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में। पर उन सब में वाइट गिल्ट नाम की एक चीज़ होती है। उसका ये मतलब है कि पिछले 500 सालों में यूरोपियंस ने, फिरंगियों ने बहुत सारे देशों को टेक ओवर कर दिया और बहुत कुछ किया वहाँ उन देशों में, बुरी चीज़ें करी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो हम भारत में देखते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री को लेकर, ऑस्ट्रेलिया में इससे बहुत भयंकर चीज़ें हुई है, अफ्रीका में इससे बहुत भयंकर चीज़ें हुई है, भारत में भी भयंकर चीज़ें हुई, बट इकोनॉमिकली भयंकर। मतलब हमारे देश को लूटा, वहाँ के सिविलाइजेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो बचे ही नहीं। एटलीस्ट हम बचे। तो अगर अब आप अमेरिका में जाकर कुछ कहोगे कि ब्रिटिशर्स हमारे देश पर राज करते थे, वो आपको सॉरी कहते हैं। वो कहते हैं कि सॉरी भाई, क्योंकि मेरे पूर्वज ने आपके पूर्वज की बैंड बजा दी। पर जब हम ये शब्द यूज़ करें बैंड बजा दी, उसका ये मतलब है कल्चरली भी हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। तो शायद जब यूरोपियंस यहाँ आए, उन्होंने तब ये आर्यन इन्वेजन थियरी डाल दी ताकि हम खुद के बारे में कम सोचे। हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी डाल दी आर्यन इन्वेजन थियरी। मुझे याद है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था, ये थियरी लिखी हुई थी वहाँ कि थियरी ये थी कि इंडस वैली में लोग होते थे, उन्हें द्राविडियंस कहा जाता था, और फिर आर्यंस आए यूरोप से, उनके झगड़े हुए, और फिर द्राविडियंस मूव टू साउथ इंडिया गए, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, वहाँ गए। इसलिए अब जब आप इंडिया की मैप देखते हो तो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि स्किन कलर स्पेक्ट्रम होता है। मतलब अगर आप कश्मीर जाओगे तो बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं, और फिर स्किन टोन ग्रेजुअली डार्कर होते जाता है। ये भी एक थोड़ी सी रेसिस्ट थियरी है, क्योंकि साउथ स्टेट्स में भी गोरे लोग होते हैं, और एंड वाइसा वर्सा, पंजाब कश्मीर में भी सावले लोग होते हैं। तो ऐसी सब थियरीज अभी 100 सालों से, 200 सालों से हमारे माता पिता की जनरेशन, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन बिलीव करती आ रही है, और इस बिलीफ की वजह से एक थोड़ा सेल्फ डाउट हो जाता है। पर अब विराट कोहली का युग चल रहा है, अब हर भारतीय युवा विराट कोहली की तरह सोचता है कि नहीं, हम किसी से कम नहीं। और इसलिए मेरे ख्याल से आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इनफैक्ट स्किन कलर पे काम किया है। इंडिया के अराउंड 5000 लोगों का स्किन कलर लिया है और देखा है कि जेनेटिक बेसिस होता है क्या। बट द्रविडियन पॉपुलेशंस हो चाहे नॉर्थ इंडियन हो, जो स्किन जो पिगमेंटेशन होता है वो जेनेटिक होता है, और हमने कुछ भी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं देखे। तो आप जितना एक्सपोज होगे लाइट से, उतना आपकी स्किन डार्क होगी। और उसके लिए एक जीन होता है SLC45A2 जीन, DNA, वो इन्वॉल्व होती है। तो इनफैक्ट आप अगर जाओगे 8000 ईयर्स पहले ब्रिटेन में, तो वहाँ के लोग काले थे, बिल्कुल ब्लैक। हमने जेनेटिकली प्रूव किया उसको, दे वर कम्प्लीटली ब्लैक। और अब लाइट का एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए आपको जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा लाइट को ट्रैप करने का। तो अगर मिलेनियम का लेयर बीच में आ जाएगा तो बेटा सनलाइट अंदर नहीं जा पाएगा, यूवी रेडिएशन। तो उसके लिए उनकी स्किन कलर लाइट हो गया। नॉर्थ इंडिया में लाइट का एक्सपोजर उतना नहीं जितना साउथ इंडिया में है, तो वहाँ के लोग एडॉप्ट हो गए। तो स्किन पिगमेंटेशन इज जस्ट एडॉप्टेशन प्रोसेस, इट्स नॉट जेनेटिकली, इट्स नॉट रेशियल थिंग। मतलब 10 जनरेशन के अंदर आपके पूरे 2 से 3 जनरेशन में, 2 से 3 जनरेशन आपका स्किन पिगमेंटेशन चेंज हो जाएगा। वाह, ओके। इस द्राविडियन थियरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरे अनुसार ब्रिटिशर्स ने यहाँ बहुत ज़्यादा डिवाइड एंड रूल का इस्तेमाल किया है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े करवाए हैं, अलग अलग स्टेट्स के झगड़े करवाए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। हमें कह रहे थे कि देखो, नॉर्थ इंडिया के पूर्वजों ने साउथ इंडिया के पूर्वजों पर आक्रमण किया, और इसलिए साउथ इंडिया के पूर्वज वहाँ साउथ स्टेट्स में चले गए। करेक्ट? ये मैं सही कह रहा हूँ? सही है। ये है साजिश, ताकि नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस के बीच एक दरार बन जाए। बिल्कुल। ओके। मेरे एक दोस्त है मदन गौरी, तमिलनाडु के बड़े यूट्यूबर है। वो कहते हैं कि आज भी तमिलनाडु में जो पॉलिटिक्स होते, स्टेट पॉलिटिक्स, वहाँ भी है आर्यन इन्वेजन थियरी और द्राविडियन थियरी यूज करी जाती है। बहुत कम तमिल लोग देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट क्योंकि हिंदी में है। कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? यस, जो जैसा बोलते हैं कि द्रविडियन की जो एंसेस्ट्री है उसको बोलते हैं
एंशियंट साउथ इंडियन एंसेस्ट्री, ओके। ठीक है। वो एंसेस्ट्री तो नॉर्थ इंडियन में भी मिलती है। आप जेनेटिकली तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कोई डिफरेंस है ही नहीं। अबाउट 3000 ईयर्स अगो मिक्सिंग इतना ज़्यादा हुआ, नॉर्थ साउथ में इतना माइग्रेशन हुए। नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में भी वो ASI एंसेस्ट्री मिलती है, साउथ इंडियन में भी वो मिलती है NI एंसेस्ट्री जो नॉर्थ इंडियन एंसेस्ट्री है। लैंग्वेज में भी आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो तो काफ़ी पुराना है। संस्कृत नाउ तो प्रूफ हो गया ना, संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। और जो द्रविडियन लैंग्वेज है वो भी काफ़ी ओल्ड है। तो ना तो लिंग्विस्टिकली ना तो जेनेटिकली कुछ भी उसमें हमें डिफरेंसेस नहीं है साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया में। तो अब तो लोगों को समझ में आना चाहिए, जो ब्रिटिशर्स हैं, अमेरिकन्स हैं, उन्होंने ही कितने सारे पब्लिकेशन किए हैं और उन्होंने ही कंफर्म किया है कि नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में जेनेटिकली कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस बात को लोग अगर नहीं मानने को तैयार हैं तो फिर तो उसमें कुछ भी नहीं कोई हम कर कुछ सकता। नहीं कर सकते हैं। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्रॉडर ऑडियंस तक इस बातों को ले जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत में हर भारतीय में एक टीम मेंटालिटी होनी चाहिए कि हम एक ही हैं। बिल्कुल, आप सहमत हो? यस बिल्कुल। ओके, इसलिए आप बट हमने देखा साउथ इंडिया में भी जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बिल्कुल ही बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं। अब जो पहले था सिनेरियो आज के 40-50 साल पहले, वो अब नहीं है। उसको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वो बोलते हैं कि हम द्रविडियन सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट है, हम नॉर्थ से माइग्रेट किए, हम साउथ में आए। वो चीज़ें अब नहीं है, अब उतना ज़्यादा नहीं है। ओके, अगर मान लो कोई तमिल युवा ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? एक जीन है, इसको बोलते हैं R1A1 जीन, जिसको बोलते हैं कि वो आर्यंस लेके आए थे। आर्यंस लेके आए और नॉर्थ इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है R1A1 एंसेस्ट्री। जी, जब हमने साउथ इंडिया के अराउंड 2000 लोगों का सैंपल किया तो हमने देखा कि जो R1A1 की एंसेस्ट्री है वो तो सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन में है। वो पब्लिकेशन हम लोग को आने वाला है। तो जितने भी फैक्ट्स दिए गए, जितने भी आर्गूमेंट्स किए गए कि आप अलग हो, हम द्रविडियन पॉपुलेशन अलग है, वो सारे के सारे फैक्ट्स साइंटिफिकली फेल हो गए। अब उनके पास कुछ भी इस तरह के कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, ना तो फैक्ट है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप साइंटिफिक डेटा देखिए और जो पब्लिकेशंस हैं उसको पढ़िए। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि द्रविडियन पॉपुलेशन अलग है नॉर्थ इंडियन से, नहीं है। इवन जो श्रीलंकन्स हैं, सिंगलीज और जो विद्यास पॉपुलेशन वहाँ के, बोलते हैं कि काफ़ी ये अलग हैं और बहुत पहले माइग्रेट हुए वहाँ पे। वो भी नॉर्थ इंडियन से बहुत क्लोज हैं। सरप्राइजिंगली तो विद्या तो ईरानियन और नॉर्थ इंडियंस के बहुत क्लोज हैं कंपेयर टू साउथ इंडियन पॉपुलेशन। वाह। तो ये साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं और इसको जो है वेल एक्सेप्टेड फाइंडिंग्स हैं। हमारे पब्लिकेशंस रिव्यू होते हैं इंटरनेशनली, डेटा ऑनलाइन होता है, कोई भी डेटा को चेक कर सकता है। ये फाइंडिंग्स हैं। ओके, बहुत अनरिलेटेड सवाल अभी पूछूंगा। सॉरी सर, पता नहीं अजीब सवाल कहाँ से आ जाए। कोई नहीं। पर पंजाबी इतने हट्टे कट्टे क्यों होते हैं? देखिए, पंजाबी में क्या होता है कि एक जीन होती है जो लैक्टोज टॉलरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब आप दूध ज़्यादा पी सकते हो? यस, आप इंडिया में क्या, अफ्रीका में क्या है कि दूध, वहाँ के लोगों, अफ्रीकन्स, दूध को का जो होता है ना शुगर, लैक्टोज, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं अफ्रीकन्स। और इंडिया में जो नॉर्थ इंडियंस हैं उसमें दूध को डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी है थोड़ा सा ज़्यादा होती है, कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। वाह। ठीक है, तो एक रीज़न वो है, वो ज़्यादा मिल्क पियेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। दूसरा रीज़न है सिलेक्शन। जैसे कि कोई एक पॉपुलेशन है, मान लीजिए 100 लोग हैं, वो पॉपुलेशन हो गए 1 लाख, ठीक है, 50 जनरेशन में जी। अब उस 1 लाख के लोगों में एक बीमारी आई, डिप्थीरिया, प्लेग, हैजा। उस 1 लाख लोगों में से 90 लाख लोग, 90,000 नहीं रहे। अब जो 10 बचेंगे वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे ना, क्योंकि 90 जो वीक वाले हैं वो ख़त्म हो गए, 10,000 जो स्ट्रॉन्गर हैं वो बच रहे। तो वैसे ही पंजाबियों में भी सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी कई लेवल तक का सिलेक्शन हुआ है। पॉपुलेशन बढ़ी, फिर कम हुई, फिर जो सर्वाइवल्स थे वो फिर से बढ़े, ठीक है। इसीलिए उनका जो साइज है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पहला तो है लैक्टोज, वो होते हैं टॉलरेंस, और दूसरा होता है कि उनका सिलेक्शन हुआ है, उसकी वजह से वो लंबे हट्टे कट्टे चौड़े होते हैं। वेदर का भी रोल रहता है? वेदर का कोई रोल नहीं है। वेदर का कोई रोल नहीं कोई रोल नहीं है। खाने का रोल रहता है? यस। जैसे आप वही ना, आप देखिए साइबेरिया में या जो नॉर्वे है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ के लोग भी काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, क्योंकि वो इतना वहाँ पे वॉरफेयर हुए हैं पिछले 3000 सालों में
कि जो कमज़ोर थे, जो सर्वाइव नहीं कर पाए, वो मारे गए। जो स्ट्रॉन्ग थे, जो लड़ने में कामयाब है, उनकी जो जेनेटिक जो लीनेज है वो पास होती गई, उसी कारण से सिलेक्शन हुआ। फिर डाइट का भी रोल होता है। अगर जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं है और डिपेंडेंसी है मीट के ऊपर, तो वो लोग डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि जो हमने जो खाना जो अडॉप्ट किया है, ये राइस, दाल, चावल, ये तो रिसेंट फिनोमेना। 5000 ईयर्स पहले हमने ये खाना शुरू किया। हम सब नॉनवेज खाते थे उसके पहले। उसके पहले 50 लाख साल तक 50 लाख ईयर्स तक जो है हमने क्या खाया है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाए हैं एंड मीट खाया है। सडनली हमने अपने डाइट को चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से भी काफ़ी डाइवर्सिटी हुई, काफ़ी बीमारियाँ आई। दूसरा है कि फाउंडर इफेक्ट। कुछ से पारसीज हैं, पारसी 200 है, अभी पारसी 50,000 के आसपास है। 2002 में 1 लाख के आसपास थे। तो उनमें क्या हुआ कि जेनेटिक जो होती है हेट्रोजेनिटी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि वो अदर देन पारसीज कम्युनिटी शादियाँ नहीं करते हैं। मतलब अपने कजिन से शादी कर लेंगे एग्जैक्टली। शायद। तो वो एक ऐसी फिनोमेना है कि उसकी वजह से उसको बोलते हैं जेनेटिकली फाउंडर इफेक्ट। आप अपने जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को कमज़ोर कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि रिसेसिव एलील्स होते हैं ना जीन के, जो वीक वाले जीन होते हैं वो कॉम्बिनेशन में आने लगते हैं, वो डिफरेंट तरह की बीमारियों को कारण बनते हैं। ठीक है, एक तरह से आप ये कह रहे हो कि अगर आपको तगड़े बच्चे चाहिए तो जाके जापान में बीवी ढूंढ लो। जापान, यस, ईस्ट एशिया या मैक्सिको चले जाइए। हाँ, मैक्सिको या साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, मतलब भारत से अलग किसी जगह जाओ, वहाँ बीवी ढूंढो हाँ। या वहाँ पति ढूंढो। यस, या आप वहाँ चले तिब्बत या हिमाचल में, जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है। अच्छी बात है, तो बर्मन पर चाहिए तो बाहर का आ रही है। बिल्कुल, बट ये काफ़ी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क एंड इकोनॉमिकल बर्डन है आने वाले टाइम में। मतलब 40-50 साल बाद जो है, जो जेनेटिक बेस्ड डिसऑर्डर्स होंगे इंडिया में, वो अनकंट्रोल्ड होंगे। है और ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज आने वाले हैं, बहुत एक्सट्रीमली इकोनॉमिक चैलेंज। मतलब सेम रीजन के हम लोगों तो से डेटा शादी। दिखाते हैं, हम तो पॉपुलेशन पे काम करते हैं। इतना ज़्यादा बर्डन आने वाला है कि हमारा देश सक्षम नहीं होगा उसको मैनेज करने में। मतलब आप ये कह रहे हो कि अक्सर भारतीय लोग भारतीय लोगों से शादी करते हैं। नहीं, अपने क्लोज में, जैसे आप 8 जनरेशन पहले अगर वो आपके सिबलिंग्स रहे होंगे जी, 8 जनरेशन के बाद आपने उन्हीं के लीनेजेस से फिर शादी कर ली, तो मतलब मेरी बहन के पोते के पोते के पोते के पोते के पोते यस मेरी हाँ। पोती की पोती की पोती की पोती की पोती की यस, से शादी करेंगे। हाँ, तो फिर वो जेनेटिक हेटेरोजेनिटी मेंटेन नहीं होगी, रिसेसिव एलील्स का ज़्यादा यानी उस एक्यूमुलेशन होगा। पीढ़ी में शादी करो ही ना। मतलब हमें ब्राजीलियंस और नहीं, ब्राजीलियन नहीं, Europeans- बट आप रैंडम करो शादी। आपको कोई भी लड़की मिल जाए, गुजराती हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, तो आप उससे करो। अपने जो होती है ना कास्ट होता है, उसमें अपने गोत्र में या उसमें शादियाँ नहीं करनी चाहिए। पता है इंडिया में तो गोत्र से देखा जाता है मुश्किल ना। चीज है ये। इसीलिए इंडिया की जो होती है जेनेटिक हिस्ट्री को समझ पाना बहुत मुश्किल है। मैंने बचपन में डिस्कवरी चैनल पे एक हैक सीखा था। कहा जाता था कि अगर आप ये मैंने देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डिस्कवरी चैनल से मैंने सीखा था। और मेरे सामने एक साइंटिस्ट बैठे हैं, साइंटिस्ट आपको समझाएंगे, प्लीज समझा दीजिए, मुझे बचाइए जो मैं अभी कहने वाला हूँ इससे। कहा था कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, ठीक है, और उनकी जो नेचुरल स्मेल है, उनके बॉडी ओडर, उनके बॉडी ओडर की वजह से जो इफेक्ट आपके मन पर आता है, अगर किसी के पास जाकर लगता है कि यार बहुत बास है, ठीक है, उसका शायद ये मतलब हो सकता है कि या तो लगता है उन्होंने कुछ याद आ बहुत टाइम से गया। नहाया नहीं है, ठीक है, पर अगर उसे उस फैक्टर को हटा दे, मान लो हाइजीनिक है, फिर भी आपको उनका बॉडी ओडर कुछ खास नहीं लग रहा, उसका मतलब ये हो सकता है कि वो जेनेटिकली आपसे सिमिलर है। और अगर आपको कोई ऐसा मिला जहाँ उनके नेचुरल बॉडी ओडर की वजह से आपको लगे कि हाँ यार यहाँ मुझे कंफर्ट फील हो रहा है, इनका नेचुरल ओडर मुझे अच्छा लग रहा है, और किसी का नेचुरल ओडर या तो आई थिंक आर्मपिट से निकलता है या स्कैल्प से निकलता है, तो शायद आप उनके साथ जेनेटिकली कंपैटिबल, होगा, मतलब मुझे आपके भी बच्चे ज्यादा हेल्दी होंगे स्मेल को लेकर। सुनने दे, तो अब सुनने मतलब किसी दे। को डेट करने से पहले मैं उनकी ऐसे स्कैल्प जाके सूंघता हूँ, तो अगर नहीं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, एक बहुत अच्छा हैबिट है, इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है। ओहो, साइंटिफिकली इसके कई सारे पब्लिकेशंस हैं। हमारे अंदर एक जीन होता है, उसको बोलते हैं HLA। तो HLA का जो होता है जीन, वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी। तो अगर आर्म पिट से आपकी स्मेल
अपने काउंटर पार्ट की स्मेल अच्छी लग रही है, इट मीन्स कि जेनेटिकली आप बहुत ही डिफरेंट हो, आप डाइवर्स हो हाँ और आप लोग एक दूसरे के कॉम्पिटेबल हो, जेनेटिकली कॉम्पिटेबल हो। मतलब बच्चे तगड़े निकलेंगे। यस, बच्चे ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा हेल्दी होंगे। च्यवनप्राश। यस, तो अगर उसमें बहुत सारे लोगों का सैंपल्स लिया गया, देखा गया कि जो HLA जीन है उसमें जितना डाइवर्स है दो लोगों के बीच में, उतना उनके जो फ्रेगनेंस हैं वो एक दूसरे को पसंद आते हैं, स्मेल डिफरेंट होगी। नेचुरल फ्रेगनेंस। वैसे कुछ लोगों से कहते हैं कि मेरी नेचुरल फ्रेग्रेंस अच्छी है, हाँ, पर वो ना ही पंजाबी है, ना ही गुजराती है, ना ही महाराष्ट्रियन है, क्योंकि मैं पंजाबी गुजराती महाराष्ट्रियन हूँ। ओके मतलब मेरी मम्मी हाफ गुजराती हाफ महाराष्ट्रियन है और मेरे डैडी पंजाबी हो। ओके, तो मान लो अगर किसी दूसरी स्टेट के लोग मिले, उन्हें मेरी स्मेल अच्छी लगती है। हाँ तो वो अच्छा है, कॉम्पिटेबल है, आप जाइए उनके साथ। पर अगर कोई पंजाबी पास आ नहीं 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 नहीं, सच नहीं है। मैं भी तो देने आपको बहुत डिस्टेंट कजन तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मुझे नॉन पंजाबी, नॉन गुजराती, नॉन महाराष्ट्रियन लड़की ढूंढनी है खुद नहीं, के। गुजरात में मिल जाएंगे बहुत लोग, आपकी काफ़ी जेनेटिकली डिस्टेंट होंगे। गुजरात में भी होंगे, पंजाब में भी ऐसे लोग होंगे जो आपके जेनेटिकली कम से कम 100 जनरेशन डिस्टेंट होंगे। ओके, तो मतलब आप 100 जनरेशन पहले मेरे पूर्वज और उनके पूर्वज कॉमन रहे होंगे, भाई बहन थे। यस, कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो टेक्निकली स्पीकिंग, देखो ये मैं एक जोक क्रैक करता हूँ जब मैं किसी को अपने खुद के जेनेटिक पूल के बारे में बता रहा होता हूँ। मैं एक जोक क्रैक करता हूँ कि यार देखो, मेरे मम्मी और डैडी ने वेस्टर्न इंडिया की एक पूरी मैप कवर कर दी राजस्थान छोड़ के, तो मुझे अभी साउथ इंडियन चाहिए या बंगाली चाहिए ताकि मैं पूरी इंडिया की मैप कंप्लीट कर दूँ। पर मैं जेनेटिकली एक पॉजिटिव चीज़ कह रहा हूँ। यस, और आप बहुत अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, उसको आप जस्टिफाई करिए, उसको आप आर्गूमेंट दीजिए लोगों को कि मैं सही सोच रहा हूँ। ऐसा सबको करना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को क्रिकेटर बनाना है, तो क्रिकेटर बनने के लिए भी तगड़ा होना पड़ता हाँ, है। क्रिकेटर बनाने के लिए आपको विराट कोहली का जीन लेकर आइए मेरे पास सैंपल, मैं सीक्वेंसिंग करता हूँ और देखता हूँ कि क्रिकेटर वाले जीन कौन कौन से होते हैं। वाह, ओके, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं मेरी खुद की अरेंज मैरिज की बात करूंगा आपसे? नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कुछ सुना था इंटरनेट पे, बट ओके, नहीं, ये बस पॉडकास्ट की शुरुआत है यार। लेकिन मजे का है ना। ओके, पर ये सच में बताइए, आप बेसिकली साइंटिस्ट होने के नाते बहुत तगड़े साइंटिफिक डेटिंग टिप्स दे सकते हो, आई फील। तो डेटिंग टिप्स दीजिए भारतीय लोगों को। डेटिंग टिप्स को आप साइंस समझ जोड़िए। जो फैमिली के जो होते हैं ना प्रेशर्स, उसको नहीं लेना चाहिए। जैसे फैमिली बोलती है कि आप मेरे रिलेटिव की लड़की है, उसे आप शादी करो, जो अरेंज मैरिज में होता है उसको थोड़ा सा जो है इग्नोर, वो लेकर के सीरियस होने की ज़रूरत है। उसके लिए हम टेस्ट करा सकते हैं, जेनेटिक जो काउंसलिंग होती है वो कर सकते हैं, जो अरेंज मैरिज होते हैं। लव मैरिज में तो कोई स्कोप नहीं है। लव मैरिज में आप जिससे प्यार करते हो आप उससे शादी करोगे, चाहे वो आपकी कजन भी हो। एग्जैक्टली। बट अरेंज मैरिज में एक करना चाहिए। पर जैसे ये स्मेल्स के बारे में हमने बात करी, वो एक हैक होती है थोड़ी सी खुद के जेनेटिक डाइवर्सिटी। हाँ, होता है डिफरेंटली। ऐसे और कौन से हैक्स होते हैं? बहुत अच्छी यार। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे वो बॉडी से निकलते हैं फेरोमोन्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो उसमें भी जेनेटिकली डाइवर्सिटी काफ़ी होती है। बट अभी का जो क्लाइमेट है और पॉल्यूशन है, उसकी वजह से फ्रेगनेंस बहुत दूर तो नहीं जा पाता है, या आमने सामने में बैठे हैं तो फ्रेगनेंस नहीं पहुंच पाता है, फेरोमोन्स। तो एक पॉल्यूशन भी एक रीज़न हो सकता है जिससे कि हम एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं भी जो कर रहा हूँ। बट लव मैरिज के लिए मेरा कोई सजेशन नहीं, बट अरेंज मैरिज के लिए हम कर सकते हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन मैप किए हैं हमने, इनका मैं नाम भी बता सकता हूँ, जो काफ़ी रिस्क में आ चुके हैं। जैसे कि साउथ इंडिया के पॉपुलेशन में वैश्य पॉपुलेशन, नॉर्थ इंडिया में अग्रवाल है। इनका जो एंडोगैमिक इंडेक्सेस है काफ़ी हाई है। मतलब क्या? लेकिन काफ़ी एंडोगैमिक हैं, तो मतलब इनमें एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। हाँ, इनमें जेनेटिक बेस्ड जो डिजीज़ेस हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, प्रिवलेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कौन सी होती है डिजीजेस? जैसे कि एक साउथ इंडिया में एक कम्युनिटी है वैश्य, उनके अंदर क्या होता है कि एक एंजाइम होती है, उसको बोलते हैं ब्यूटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम, वो ज़्यादा बनने लगती है। जिससे कि हम देते हैं जब एनेस्थीसिया ड्रग, तो उनके बॉडी को काम सूट नहीं करता वो, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो अभी साउथ में क्या हुआ है कि ये कंपलसरी हो गया है कि आप सर्जरी करने से पहले इस कम्युनिटी का आप टेस्ट करोगे कि इसके अंदर ये जीन जेनेटिक म्यूटेशन है या नहीं है।
क्योंकि जो आम एनेस्थीसिया होता है वो इनको वो काम नहीं करेगा, आप डोज बढ़ाते जाओगे और बट उनके ऊपर जो है ना इतना Reaction हो एंजाइम्स इतना फास्ट बनता है वो कि एनेस्थीसिया ड्रग को मेटाबोलाइज कर देगा वो। तो ये बहुत, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी डिजीजेस हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जेनेटिक बीमारियाँ हैं जो एक कास्ट, एक पॉपुलेशन स्पेसिफिक है। हड्डियों की बीमारियाँ, जॉइंट्स की बीमारियाँ, बहुत सारे बीमारियां। डायबिटीज़ से लेकर के सडन कार्डियक अरेस्ट, कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, बहुत सारे ऐसे रेयर डिजीज होते हैं जिसको कि जिसकी प्रिवलेंस काफ़ी कम होती है, बट वो पॉपुलेशन में है वो। अग्रवाल कम्युनिटी, अग्रवाल कम्युनिटी में भी है, ओके। और कौन से? वैश्य कम्युनिटी है, साउथ में पल्लार है, नॉर्थ में भी कुछ ब्राह्मण ग्रुप्स हैं, ऐसे अराउंड 30-35 ऐसे पॉपुलेशन है जिसका कि जो एंडोगेमिक इंडेक्स है वो वर्ल्ड में जो सबसे हाईएस्ट एंडोगेमिक जो पॉपुलेशन है से फिनलैंड की एंड एस्केनाजी ज्यूज, उनसे भी सेवरल फोल्ड ज़्यादा है। तो जो फिनलैंड की जो पॉपुलेशन है फिन और एस्केनाजी ज्यूज, वो शादी करने से पहले उनको टेस्टिंग कराना कंपलसरी होता है। जेनेटिक टेस्टिंग के बिना वो शादी नहीं कर सकते हैं, जस्ट टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। और इंडिया में आप देखो ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब साइंस की वजह से वो जनरेशन बच चुकी है, बिल्कुल। पर भारत की पॉपुलेशन थ्रेट थ्रेट में है। जो आपने कहा कि 50 साल बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, अभी हो गई है, बट 50 साल बाद तो एक्सट्रीम आएगा। इसी प्रॉब्लम यस, इसी प्रॉब्लम की वजह से। तो एक पिक्चर ड्रॉ आउट कर दीजिए। मान लो 2070 की आप मूवी बना रहे हो, हाँ, मूवी हाँ। में क्या क्या होगा? मूवी में ये होगा कि आप कुछ भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने से पहले आपकी टेस्टिंग होगी, जेनेटिकली आप फिट हो कि नहीं, गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, आप जाओ बच्चे पैदा कर सकते हो। तो इस तरह का मैं एज्यूम करता हूँ कि ये चीज़ें हो आएंगी शायद। मतलब आप किसी हाँ। इंडिविजुअल को टेस्ट कर रहे हो उनके जीन Yes. की वजह से, या एक कपल को टेस्ट कर रहे हो? एक कपल को एज अ कॉम्बिनेशन टेस्ट करो। यस, कॉम्बिनेशन टेस्ट होगा। और दूसरा मैं सोचता हूँ कि बाय 2070 जो मेजर फोकस होगा किसी भी कंट्री का वो होगा हॉस्पिटल्स एंड फैसिलिटीज़। इंडिया बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने वाली है हॉस्पिटल्स में एंड टू एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करने वाली है, क्योंकि हमारा बोन से लेकर के एंड टिश्यू सेल्स सब कुछ बेकार हो रहा है। हमारा जो डाइटरी पैटर्न चेंज हो चुका है, सारे खाने में एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स आ रहे हैं, तो उससे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो आपके पास जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम भी आप कर सकते हैं उसको कॉप अप बाई गुड फूड ईटिंग हैबिट से, और वो भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास इंडिया में जो प्रोटीन स्कैसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मेजर जो स्टेपल फूड है कार्बोहाइड्रेट है, बट हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। हम तो मीट ईटर्स हैं ना, प्रोटीन चाहिए हमें 60% तक। वो एक बहुत मेजर चैलेंज आने वाला है। मेनली आप ये कह रहे हो कि अगर हमने जेनेटिक रूल्स फॉलो नहीं करे शादी के लिए, अगर हमने खुद के कम्युनिटीज में शादी करी, हमारे बच्चे अनहेल्दी निकलेंगे। बिल्कुल 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 और जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। बिल्कुल। उन हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भारत के इकोनॉमी को इफेक्ट होगा, क्योंकि Burden? अगर मोस्ट ऑफ योर पॉपुलेशन इज अनवेल मोस्ट ऑफ द टाइम, या कुछ ऐसे हार्ट पेशेंट्स है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स है, तो बेसिकली भारत चलाएगा कौन? True, आप true. यही कह रहे हो? Yes. मैंने कुछ पॉइंट मिस किया? नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। ओके, तो सोल्यूशन अब क्या है कि सोल्यूशन अभी का आपको एक हेल्थ केयर के लिए एक बहुत ही सीरियस होने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। और अब ये मान दो कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है हेल्थ केयर को? मुझे लगता है चुनावी मुद्दा नहीं होता है। आपने कभी सुना कि चुनावी मुद्दा में हम इतने हॉस्पिटल्स, इतना हमारे हेल्थ केयर प्लान नहीं होगा, हम ये हमारी पॉलिसी होगी? मैं तो नहीं कभी देखा किसी भी गवर्नमेंट का ये एक चुनावी मुद्दा हो। क्योंकि आजकल फिर से डिवाइड एंड रूल अप्लाई किया जा रहा Yes, है हाँ। थोड़ा बहुत, कि ये देखो हमारा धर्म उनके धर्म से ज्यादा बेहतर है, ये हो रहा है। True. पर असल में फ्यूचर की बातें होनी Future चाहिए, की बातें। और फ्यूचर में हेल्थ केयर एक बहुत की टॉपिक है हमारे लिए। बिल्कुल। और मैं जो मुस्लिम कम्युनिटी है मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि वो भी वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस तरह की बीमारियों से। इसी जेनेटिक वजह Yes. से। तो मुस्लिम भाई बहन भी इसको अगर सुन रहे हो तो उसको बहुत ध्यान से उनको ध्यान देने की बात है कि वो भी इस डायरेक्शन में सोचें, क्योंकि मैंने देखा कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है उनमें। क्योंकि वो कदम मैरी बहुत साइंटिफिक और इम्प्रैक्टिकल, साइंटिफिक पर इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि किसी दूसरे देश में जाकर अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढो।
बट ये काफ़ी कठिन है। कठिन है। हर बंदे के बस कितने लोग जाएंगे दूसरे देश में? या एटलीस्ट कोई ऐसे स्टेट में जाकर ढूंढो। नहीं, इंडिया में भी आप कर सकते हो। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक पॉपुलेशंस हैं जिनकी जो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब अगर आप साउथ इंडियन हो, Yes. आपको ईस्ट इंडिया में जाना चाहिए, कश्मीर ईस्ट इंडिया में, इवन पंजाबीज में भी, पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंट हैं, तो उनकी मैपिंग करनी ज़रूरी है। गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ होंगी जो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंट होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग देश चले जाओ, आपके आसपास में भी लोग ऐसे हैं। जैसे आप जिस लड़की से आप डेट कर रहे हो, आप बस एक सिंपल सा टेस्ट कर लो और देखो कि जेनेटिक कॉम्पिटिबिलिटी कितनी है। उनकी सुगंध कैसी है। नहीं, सुगंध तो ठीक है, सुगंध तो नेचुरल नहीं रहा ना, अब तो वो भी चेंज हो गया है ड्यू टू द पॉल्यूशन। बट जेनेटिक टेस्टिंग एक परमानेंट सोल्यूशन है। शायद अपने पोटेंशियल पार्टनर के साथ क्रिकेट या फुटबॉल खेलना चाहिए और पसीना होने के बाद आपको भी पसीना और Yes. उनको भी पसीना, फिर जाकर तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मजा आ रहा है पॉडकास्ट में। और इसकी वजह से काफ़ी वो भी हो रहा है ना, इनफर्टिलिटी भी हो रही है। इंडिया की एक और मेजर प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी शब्द समझाइए। इनफर्टिलिटी में जो ऑफस्प्रिंग, अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, मतलब आप बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते यस, अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से। अलग प्रॉब्लम है। तो इंडिया नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में भी हो गया है इनफर्टिलिटी के केसेस में। है यस, क्यों? क्योंकि 10 में से मुझे लगता है 2 कपल्स ऐसे हैं जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पर इसकी वजह क्या है? जेनेटिक एंडोगैमिसिटी एंड डाइटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके सर, आपने डाइट के बारे में बार बार बात किया अभी। ये मुझे जानना है, मतलब ये ऑब्वियस सी चीज़, अगर जो हमारे जो हम डाइट खाते हैं उसकी वजह से हमारा पूरा हेल्थ होता है, डिपेंडेंसी होती है डाइट का। हमारे जो पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं जिसका वेट होता है अप टू 1/2 kg। हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया का जो वजन है वो आधा किलो है। और वो डिफरेंट डाइटरी हैबिट्स के अगेंस्ट उनकी जो कॉलोनी है वो चेंज होती रहती है। ओके, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा शरीर नहीं है ये, शरीर ये है बैक्टीरिया। जो हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया है वो उसके हम हैं होस्ट हैं, वो अपने हिसाब से चला रही है हमारी बॉडी को। हमारे अंदर एक दुनिया है। यस, दुनिया है वो। ओके, वो अगर उसकी एक पॉपुलेशन कम हो रही है, एक कम्युनिटी कम हो रही है इस बैक्टीरिया की, तो वो आपको स्ट्रेस देगी। आप स्ट्रेस में हो जाओगे और उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल्स बनेंगे और वो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो आपको कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस देती रहेगी। ओके, और फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स यस, हेल्थ प्रॉब्लम होगा। ओके, भाई आज की टॉपिक की अगर बात की जाए तो नो डाउट ये एक ऐसा टॉपिक है, मेरा ख्याल है कि इस पे वाइडली डिस्कशंस जो है ना, इन ओपन डिबेट्स इस पे जो है होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के टाइम में जो है अगर साइंटिफिक जो आप जितनी भी रिसर्च स्केलें होती हैं उसमें एक चीज़ निकल कर आती है कि भाई जो कज़न मैरिजेस होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो दिक्कतें जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर मैं डॉक्टर नीरज जी जो हैं उनसे बिल्कुल एग्री करूँगा कि ठीक है, हमारी जनरेशन या हमसे एक पहले वाली जनरेशन जो है वो फिर भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई हाँ, कज़न मैरिज करने से जो है दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो हमारे बड़े हैं उनमें अभी भी अगर आपको देखना एक वो चीज़ नज़र आती है कि वो थोड़े स्टबन हैं इस चीज़ को लेकर। हाँ, वैसे मैंने देखा उनको आप कन्विंस इतना नहीं कर convince सकते, नहीं कर पाते। लेकिन मैं अगर वैसे इंडिया की बात करूं तो जहां तक मुझे पता है कि इंडिया में गोत्र देखा जाता है कभी भी शादी करने से पहले कि सेम गोत्र में शादी नहीं होती, आपको डिफरेंट गोत्र में करनी होती है। और शायद उसकी बहुत बड़ी रीज़न यही होगी, मतलब अगर हम एंशियंट टाइम में देखें कि मतलब उन लोगों को पता था कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी। इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सुनकर आपको हैरानगी भी हो रही थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। लाइक कि अगर आप मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जनरेशन टू जनरेशन आपकी अगर फिर मतलब चलती हैं और उसमें भी कहीं पर जाकर आप मतलब शादी हो जाती है तो भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। सो इट मीन्स कि आपको टोटली डिफरेंट एक कह लो कि जो आपका ट्राइब है या आपकी कास्ट या जो भी आप मतलब आप इस कास्ट तो नहीं, आई थिंक मतलब जो उस रीजन के लोग हैं उससे डिफरेंट रीजन के लोगों ने, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ना एक डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होना और फिर काफ़ी जनरेशन्स के बाद जो है उसमें फिर भी आपको, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि जो म्यूटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो जाती है बीच में। क्योंकि अगर देखा जाए किसी की कहीं पे शादी हो जाती है, किसी की कहीं पे शादी हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं आकर वो चीज़ें फिर भी
एडजस्टेबल हैं डायरेक्ट कज़न मैरिज से। लेकिन हाँ, बीच में एक चीज़ जो है मेरे ज़हन में कभी कभी आती है, जब आप इतने लोगों को देखते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं जो है ना एक चीज़ क्लिक कर दे कि एक टाइम होगा जब सारों के इंसेस्टर्स जो है ना वो एक ही होंगे। बिल्कुल, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग ये लग रहा था ना ज़्यादा कि लाइक देखो आपकी जैसे हम लोग ड्राविडियन और आर्यन थ्योरी के बारे में भी हम लोगों को बताया जाता है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये वीडियोस वगैरह देखने से पहले यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था ज़्यादा कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे, उनसे आगे पीढ़ी कौन सी चलती थी ज़्यादा। अब मुझे वैसे कभी कभी हैरत होती है कि मतलब हम लोग इतने डम क्यों है, लाइक हम क्यों नहीं सोचते इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमें कभी जो है वो सोचने ही नहीं दिया गया। एग्जैक्टली, मतलब अपने बड़ों से भी हम लोगों ने इस तरह की बातें, मतलब ठीक है आपके दादा पर दादा तक आपकी सोच जाती है, उससे आगे तो आप सोचते ही नहीं हो। और फिर दूसरी ये कि अगर मैं सराउंडिंग में भी अगर बात करूं तो मैंने कभी लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस तरह का नहीं सुना कि आप अपने जेनेटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो कि भाई हमारे जीन्स क्या रहे हैं या हमारी जो एक हिस्ट्री रही है एंसेस्टर्स की वो क्या है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जानना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि भाई किस तरीके से ये चीज़ें हुई। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि नो डाउट बहुत सारी चीज़ों को हमारे लोगों के लिए, स्पेशली मैं अगर सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बात करूँ, सिर्फ एक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया गया पास्ट में और लोगों को डिवाइड कर दिया गया। और फिर उसके बाद ये जैसे सर ने बीच में बोला कि ब्रिटिशर से पहले भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई थी, तो मैं इस चीज़ से भी एग्री करती हूँ क्योंकि जब हम लोग खुद एक सोशल डिस्टेंस इस तरह का लेकर आते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं अपने लोगों के साथ, तो फिर चीज़ें जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं हमारी सोसाइटी में। और फिर बाहर के जो लोग होते हैं ना उनको आसानी होती है कि वो उन लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उनके टाइम की भी प्रॉब्लम्स भाई देखे ना, ये जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, यानी कि खाली मैं यहाँ की नहीं पूरी दुनिया की एक प्रॉब्लम है कि एक बंदा हमेशा दूसरे को जो है ना प्रेस करने की जो है वो कोशिश करता है कि दूसरे को जितना दबाया जा सकता है वो दबाया जाए। तो नो डाउट पास्ट में भी ये चीज़ें जो है वो होती रही, बेशक वो डिफरेंट आप हुकूमतों की तरफ से देख लें या आप जो छोटे छोटे ऐसे लोग जो क्या नाम लेते हैं हर टाइम कोई ना कोई मसला क्रिएट करने में उन्हें खुशी मिलती है, उनकी तरफ से ये चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है। अच्छा, बीच में एक चीज़ जो बात की कि यहाँ पर जो साउथ एशिया की बात ही है, जितने भी कंट्रीज़ आते हैं उन सब में हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो एक आप कह लें वो पाई जाती है, डीएनए आप कह लें या आप जीन्स कह लें पाए जाते हैं। तो भाई मुझे लिटरली इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि भाई कि जैसे उन्होंने बीच में बात जिक्र किया इस चीज़ का कि पाकिस्तान से भी उन्होंने कुछ सैंपल्स जो है वो लिए, तो उन्हें भी जब टेस्ट किया गया तो आप उनमें भी जो है वही हड़प्पन चीज़ ही जो है वो देखने को मिली। तो यहाँ पे कहना मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि भाई मेरा ख्याल है कि लोगों को ना आज के टाइम में जो है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, खुद से पढ़ना चाहिए कि भाई उनकी हिस्ट्री जो है वो क्या रही हुई है, वो कहाँ के लोग हैं। जब लोगों को ये चीज़ जानना शुरू हो जाएंगे ना तो लोगों में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एक्चुअली मैंने एक चीज़ देखी है हमारे लोगों में ना, हम ना एक दूसरे की जो चीज़ें हमें गलत लगती है ना, हम सिर्फ उनको पॉइंट आउट करके एक दूसरे को पोक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सही नहीं कर रहे, नहीं मतलब सिर्फ पोक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हालांकि अगर सोशल मीडिया पर भी आप देखो तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की देखने को मिलती हैं कि भाई एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसी बातें की जाती हैं जो आप समझते बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपको गलत लग रहे हैं इस वजह से आप ना मतलब एक प्रोवोक करोगे, ऐसे कमेंट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम ही यहाँ पर है। हमें मुझे लगता है कि ये इस टाइम में एक दूसरे को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जीन्स सेम है। ये मुझे लगता है कि इस रीजन के लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं समझ आता कि जब जीन्स सेम है, सब कुछ सेम है, तो फिर हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बस झगड़ा मुझे लगता है इस चीज़ का कि अपने आप को मनवाने का। अच्छा, एक और मैं बात बोलूँगी पाकिस्तान में, मतलब अगर मैं अभी खैर मुझे छोटे शहरों का तो नहीं पता, लेकिन बड़े शहरों में भी ये प्रॉब्लम पहले देखी जाती थी जो कि अब नहीं है। कि अगर मैं 20-25 साल पहले की बात करूं तो क्या हुआ करता था कि कास्ट को बड़ा एक समझा जाता था, लाइक अपनी कास्ट को लोग बड़ा सुपीरियर समझते थे कास्ट को लेकर उस टाइम पर कि भाई हमने अपनी ही कास्ट में शादी करनी है और इसके बाहर शादी नहीं करनी। अब तो खैर ये ट्रेंड खत्म हो चुका है बड़े शहरों में। अगेन छोटे शहरों में क्योंकि मेरा कभी इतना काफी हद तक वहाँ पे भी आप जो देहात वगैरह है ना वहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत ये चीज आपको देखने को मिलती है, लेकिन शहरों में नहीं है। मतलब ऐसा होता था कि भाई अगर हम अपनी कास्ट से बाहर शादी कर लेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, ऐसे वाला होता था। लेकिन अब मुझे ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि ये जो हमें
हमारे बड़ों में ना ये एक बहुत ज़्यादा चीज़ रही है अपनी कास्ट को लेकर, लेकिन आज की जनरेशन में मुझे वो काफ़ी ज़्यादा कम लगती है। दूसरा बॉडी ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से बात की गई उसको लेकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी लगी, बहुत फनी पार्ट सीरियसली लगा था और मतलब अच्छा भी लगा। लेकिन ये खैर उसमें भी एक मैं कहूँगी कि रिसर्च है, मैसेज है, साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, तो अब अपने अपने लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए ये न्यू जॉब। हाँ, न्यू जॉब है ये कि अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी लग रही है दुर्गंध तो आपकी कंपैटिबिलिटी दुर्गंध मेरा बैड स्मेल नहीं होती। हाँ, आई डोंट नो, तो स्मेल बॉडी की और क्या अच्छी क्या होती है? क्या अंडर आर्म्स की स्मेल अच्छी होती है क्या? मुझे क्या पता, मेरे नहीं आती। हाँ, मौसम की तो बिल्कुल ही नहीं आती। लेकिन अच्छा एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे लास्ट में डॉक्टर नीरज ने ये बात बोली कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको हाँ। लेकर उन्होंने बात की, और जो कि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अब आकर लोग जो है वो हल्का हल्का थोड़ा सोचना शुरू हो गए हैं। और वाकई में क्योंकि देखो मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग जो वो कज़न मैरिजेस करते हैं, ये सच है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, इसमें बुरा मानने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आई थिंक हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि भाई हम लोगों को ना अब इस साइड पर तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में। बाकी का पार्ट कल देखेंगे और इसी के साथ हम लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।